बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 18 है और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट और उसके साथ साथ जो बाकी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे हम। सेकेंड ईयर का चैप्टर 7 हमारा चल रहा था, 7.2 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। आज हम 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ की फाइंड करेंगे? वेक्टर्स की। और डॉट प्रोडक्ट कहते क्यों हैं कि इसमें डॉट का साइन यूज़ होता है और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इसका आंसर स्केलर आता है हमेशा। तो बड़ा एक प्रिसाइज वर्डिंग में हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इसको स्टडी करना है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी होती हमने, जस्ट हम इसको सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। जो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे काम की एक्सरसाइज में यूज़ होंगी वो इंशाल्लाह हम सारी पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये याद रखें कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट से एक वेक्टर आपके पास मैं कहता हूँ कि ए है और एक वेक्टर आपके पास बी है और वो इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, लेट से इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। आपसे कहा जाता है कि इन दोनों का फाइंड करें डॉट प्रोडक्ट। तो आप यूँ कहेंगे कि ए डॉट बी जो है इज़ डिफाइंड एज ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। और याद रखा करें दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है ये मैक्सिमम और मिनिमम अगर इसकी रेंज देखें तो 0 से लेकर 180 तक हो सकती है एंगल की रेंज। ये होगी इसकी डेफिनेशन। और अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में देखा जाए तो वो भी हम देख सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में ये होगा कि अगर आपको ए और बी की कंपोनेंट्स गिवन है, आल्सो इफ़ ए आपके पास लेट से यूँ है a1i प्लस a2j और प्लस a3k और b आपके पास है b1i प्लस b2j और प्लस b3k। ये अगर आपके पास a और b है, देन जो कंपोनेंट फॉर्म होगी डॉट प्रोडक्ट की वो ये होगी कि अगर आप a डॉट b फाइंड करते हैं तो इसमें जिस तरह आप यूजुअली करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं वही करेंगे। i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई करें, j वाला कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई करें और k वाला कंपोनेंट जो है वो k से मल्टीप्लाई करने। तो देख सकते हैं कि कहीं भी वेक्टर का कोई साइन नहीं है, सारे के सारे स्केलर मल्टीप्लाई और आंसर भी आपके पास क्या आएगा? स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। तो जो भी इसका आंसर होगा वो स्केलर फॉर्म में आएगा आपके पास। अच्छा, अब इसके बैकग्राउंड में ये कैसे डॉट प्रोडक्ट बनती है और किस तरह ये रिजल्ट हमारे सामने आता है, पूरी एक ये समझ लें कि इसकी लॉजिक है। वो लॉजिक जब आप डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाती है। तो फिलहाल मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है और इसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखी है। अब हम आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं तो जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ भी होनी है। पहली बात लिखते हैं यहाँ पे, आप हेडिंग बना के लिख लें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की ये है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव होने की रीज़न ये है कि ए और बी तो मैग्नीट्यूड्स हैं, वो तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। कॉज ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंड करता है इसका ऑर्डर कि ए बी करेंगे और बी ए करेंगे तो थीटा क्या इफेक्ट करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के फ़र्क पड़ते हैं और कॉज जो होता है वो नेगेटिव एंगल को भी, एंगल के नेगेटिव को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी जो है ये बी डॉट ए के बराबर होगा। सो हमने कंक्लूड किया है पहली प्रॉपर्टी कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हम कहते हैं कि ए डॉट बी लेट से 0 हो जाता है तो ए डॉट बी देखिए 0 होगा तो देखिए इसमें तीन चीज़ें ए बी और कॉज। ए और बी तो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स की, वो तो 0 नहीं हो सकती अगर नल वेक्टर नहीं है। तो अगर ए और बी 0 नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कॉज 0 होगा और कॉज कहाँ 0 होता है? 90 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डॉट बी 0 होने का मीनिंग ये होगा कि थीटा 90 डिग्री है और थीटा वेक्टर के दरमियान एंगल होता है। तो अल्टीमेट इसका मीनिंग ये होगा कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए इज़ परपेंडिकुलर टू
बी। इसका मतलब जब वेक्टर का डॉट जीरो होता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तीसरी बात ये है कि अगर हम चाहें तो हम इस फार्मूले से दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, देखें, आप cos थीटा इधर ही छोड़ दें, ए और बी वहाँ जाके डिवाइड कर दें, तो ये यूँ बनेगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और यहाँ से थीटा छोड़ के cos इधर ला के इन्वर्स कर दें तो cos इन्वर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए बी जो होगा वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम cos के साथ लिखेंगे तो इसे हम कहते होते हैं कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, यानी वो जो थीटा उन दोनों के दरमियान एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, उसका कोसाइन आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्दर मोर चूँकि हमने ऊपर अभी एक बात की है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर डॉट जीरो हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। यही रिजल्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं आप। इसका जो ये समझ लें कि वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा से मुराद ये है कि अगर वेक्टर के दरमियान एंगल 90 हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर लेट से एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड, इसके लॉन्ग डायरेक्शन आई होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है जे, और इसकी डायरेक्शन क्या है के, और ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आई और जे का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह जे और के का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा और के और आई का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। वजह इसके पीछे कौन सी है? वजह ये है हमारे पास कि ये सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि जब वेक्टर, कोई भी वेक्टर अपने साथ ही डॉट ली जाती है उसकी, तो चूंकि ये सेम वेक्टर होता है, सेम वेक्टर का दोनों वेक्टर एक ही को शो कर रहे हैं, तो सेम वेक्टर के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इक्वल वेक्टर्स हैं ये, इक्वल के डायरेक्शन भी सेम होती है और लेंथ भी, तो इनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और जब एंगल ज़ीरो होगा तो cos ज़ीरो पे क्या हो जाएगा? 1। तो ये सिर्फ a इंटू ए ही रहेगा। a इंटू ए क्या बन जाना है? ए स्क्वेयर। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का, यानी ए डॉट ए का मतलब क्या? ए वेक्टर का स्क्वायर। तो वेक्टर का स्क्वायर याद रखा करें उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। और फिर इसी की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आई डॉट आई करें, आई डॉट आई की क्या होगा? दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा इस रूल के मुताबिक? आई की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जो कि आई यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसका आंसर आएगा 1। इसी तरह जे डॉट जे करें, इसका भी आंसर आएगा 1, और के डॉट के करें तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 1। अब आ जाते हैं इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे, और उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होनी है मैंने वो लिख दी हैं आप लोगों के सामने। यही वजह थी, देखें मैंने आपसे कहा था कि जब इनको ए और बी का हम डॉट लेते हैं तो अगर इसको फॉर्मली मल्टीप्लाई किया जाए तो ये a1 जो है वो इन तीनों से भी मल्टीप्लाई होगा, a2 भी तीनों से होगा, a3 भी तीनों से होगा। लेकिन जब a1 b1 से होगा तो i डॉट i इसके मुताबिक क्या हो जाएगा? 1। तो सिर्फ a1 b1 रह जाएगा। और जब ये i j के साथ होगा और i k के साथ होगा तो इस रिज़ल्ट के मुताबिक क्या हो जाएगा? 0। तो जो a1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होना था, 2 0 हो जाएंगे, 1 बाकी बचेगा। इसलिए ये जब सारे मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 टोटल 9 टर्म्स बननी थी, जिनमें से 3 टर्म्स जब i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k बनेगा वो बाकी बचेंगी, और बाकी सारी टर्म जो 6 होंगी वो 0 हो जाएंगी। इसलिए हम इसकी प्रिसाइज फॉर्म लिखते हैं, बाकी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो डॉट प्रोडक्ट का ये वाला फार्मूला जो है वो प्रॉपर वेरीफाइड फार्मूला है। अब इधर आते हैं, सिक्स प्रॉपर्टी में ये है कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप एक वेक्टर का दूसरे के अलॉन्ग कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि मुझे फाइंड करनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए अलॉन्ग बी, या इसको हम कह सकते हैं और कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है
ए और बी का डॉट ले लें और जिसके अलॉन्ग निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसका मतलब अगर मैंने बी अलॉन्ग ए निकालना होता तो ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड आता। जिसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसी को अगर हम लिख दें बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, आप जानते हैं बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप, यानी ए का डॉट बी के डायरेक्शन के साथ, यानी ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में। तो यहाँ से इस बात को हम क्लोज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने के काबिल हो गए। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप ये प्रॉपर्टीज़ अपने पास नोट कर लें ताकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें जो जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड दी कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इट मीन्स कॉस थीटा आपने फाइंड करना। अभी मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं वो अगर आप देखें तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अगर ए और बी वेक्टर्स हों, यहाँ वेक्टर्स यू और वी हैं, तो यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हमें अगर कोसाइन ऑफ थीटा निकालना है तो हमें यू और वी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और यू और वी का डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। और यू और वी जो गिवन है पहले पार्ट में, इसके बाकी पार्ट्स भी हैं लेकिन मैंने पहला पार्ट अटैम्प्ट किया क्योंकि सारे पार्ट्स एक तरह के हैं। यू और वी आपको दिए हुए कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो कंपोनेंट फॉर्म वाला जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है वो यूज़ होगा यहाँ पे। तो मैं यूँ लिखता हूँ इसका सोल्यूशन। यहाँ से हम लिखेंगे एज वी नो दैट कि जो यू डॉट वी है ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको। ये लिख दिया। आप देखिए मल्टीप्लाई किस किस ने होना है, आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला यानी 3 2 से, 1 1 -1 से, और फिर -1 +1 से, 6 -1 -1, 6 -2 कितना रह गया 4। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू है, u डॉट वी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये तो हो गया u डॉट वी, इसको हम लिख लेते हैं कि ये आ गई इसकी हमारे पास फाइनल फॉर्म। अब हमें जो कि cos थीटा फाइंड करना है तो हमें u और v का अलग अलग मैग्नीट्यूड भी चाहिए। आप देखें आल्सो u मैग्नीट्यूड देखें क्या बनता है। अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आप जानते हैं निकालना, 7.1 से आप ये काम करते आ रहे हैं। जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये u लिखा हुआ है, इसके ith कंपोनेंट की का स्क्वायर प्लस इसके jth कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस इसके kth कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखें क्या बनेगा, ये 9 + 1 + 1 तो 9 + 1 + 1, ये आ जाएगा 11। इसी तरह से आप देखें v का मैग्नीट्यूड है, u के साथ अब v का मैग्नीट्यूड। v आपके पास ये लिखा हुआ देखें, ith कंपोनेंट का स्क्वायर देखने क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 और फिर 1, ये टोटल हो जाएगा 6 √6। लें जी, सारा डाटा हमारे पास पूरा है। अब हम कह सकते हैं नाउ हम जानते हैं कि जो कोसाइन ऑफ एंगल होता है cos थीटा, ये होता है आपके पास दोनों वेक्टर्स जो भी हैं ए बी या यू बी उनका डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड किससे करते हैं, उन दोनों की मैग्नीट्यूड के साथ, u और v की मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि u और v का डॉट किसके बराबर था, 4 के, तो ऊपर 4 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड था 11, इसका मैग्नीट्यूड था 6। तो जो cos थीटा की फाइनल फॉर्म आई है हमारे पास, सो cos थीटा इज इक्वल टू 4/√66। ये नहीं जी, ये हमारे पास आ गई इसकी फाइनल फॉर्म 4/√6। तो ये हो गया कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब आगे चलते हैं इसके बाद। तो ये मैंने पहले कहा था पूरी एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस करती है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन 2, और जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं आप देखेंगे वही बार बार अप्लाई होनी है। तो लिखते हैं क्वेश्चन 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और हमें कहा गया है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड बी अलॉन्ग ए
तो ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है कि ए अलॉन्ग बी प्रोजेक्शन या ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग, दोनों के एक ही मीनिंग है। इसके अंदर भी आपको ए और बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो डाटा हम पहले पूरा कर लेते हैं। हम लिखेंगे पहले कि एज, सबसे पहले हम बात करते हैं ए और बी के डॉट प्रोडक्ट की। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जो है अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया भी है, आपके सामने लिखा है यू और बी का डॉट। तो बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है इसका, उसी के मुताबिक इसको करते हैं। वैल्यूज़ लिखना शुरू करें। पहले आप लोग देखें, ये आ गया 3i प्लस जे और माइनस के, और -2i माइनस जे और प्लस के। 3 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ -1 होगा, और -1 के साथ फिर क्या होगा 1। तो ये आ जाएगा -6 -6 -1, ये आ गया -8। अब देखें आल्सो, अब हम आते हैं ए के मैग्नीट्यूड के ऊपर। देखें ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करें आप लोग, तो क्या बनेगा आपके पास, ए ये लिखा हुआ है, इसमें क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और फिर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। 9 + 1 + 1 9 + 2 कितना हो जाएगा 11। और अगर हम b का मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये किया आपने वो भी कर सकते हैं हम। क्या बनेगा देखें ज़रा, ये b है आपके पास, इसमें किसका स्क्वायर आएगा, पहले -2 का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा -1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। तो टोटल आपके साथ आएगा 4 + 1 + 1 यानी 6। इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। यहाँ तक डाटा हमारे पास कंप्लीट है। अब जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है आपने, तो करते हैं। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँ फार्मूले में, देख लें ज़रा। तो पहली चीज़ हमने फाइंड करनी थी प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, जिसको मैंने आपको बताया कि आप कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो प्रोजेक्शन आपने फाइंड करनी है ए अलॉन्ग बी, इसका फार्मूला क्या था कि ए और बी का डॉट लें और डिवाइड कर दें। अगर अलॉन्ग बी है तो बी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। आप देखें ए डॉट बी कहाँ लिखा हुआ है, ये है आपके पास -8, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है √6। तो -8/√6 ये आ जाएगा ए का बी के अलॉन्ग प्रोजेक्शन। इसी तरह से दूसरा जो था हमारे पास वो था प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। आप देखें ये अलॉन्ग ए है, जिसके अलॉन्ग होगा उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर क्या होता है, सेम। तो यहाँ अगर हम बी डॉट ए भी लिखें तभी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन चूंकि अलॉन्ग ए है तो हम डिवाइड करेंगे ए की मैग्नीट्यूड से। ए डॉट बी हमारे पास -8 है, यहाँ आ गया -8 और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा √11। तो ये दो हमारे पास आंसर जो है इसके आगे। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है, और अभी तक देख रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं वही प्रॉपर्टीज़ बार बार अप्लाई करते जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। इसमें हमें कहा गया फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा। अल्फ़ा एक रियल नंबर जो आपने फाइंड करना है, कोई भी अननोन हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गैमा या ABC वगैरह। फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। देखिए ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है आज कि वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या डॉट प्रोडक्ट से हमें कैसे पता लगता है इस बात का। तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो u और v दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो इसके पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप लोगों ने करना है। इनफैक्ट जो पहले 3 क्वेश्चन थे उसमें सारे जो पार्ट्स हैं उसमें सेम काम करना है। तो क्वेश्चन 1 का एक पार्ट मैंने करवाया, एक आप कर लें अपनी रिवीजन के लिए। क्वेश्चन 2 का एक पार्ट मैंने करवाया, एक आप कर लें। क्वेश्चन 3 के भी 2 पार्ट्स हैं, एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप कर लें। इस तरह आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। और चूँकि बिल्कुल सिमिलर काम है, सेम काम है, इसलिए हम टाइम ज़ाया नहीं कर रहे 2-2 पार्ट्स करके। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यही वाली बात कि एज़ हमें ये बात गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे एज़ u एंड v आर परपेंडिकुलर।
चूँकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो सो u और v का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये देखें, दिस इम्प्लाइज 2 अल्फा i प्लस j और माइनस k, और यहाँ आ जाएगा i प्लस अल्फा j और प्लस 4k। अब देखें i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, इसका ith कंपोनेंट 2 अल्फा था, इसका 1, फिर j वाला j से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू अल्फा, फिर k वाला k से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा जी, जब हम डॉट ले रहे हैं देखें ज़रा, ith 2 अल्फा 1 से हो गया मल्टीप्लाई, 1 हो गया अल्फा से, -1 हो गया 4 से, तो ये बन गया आपके पास इस तरह से। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 2 अल्फा प्लस अल्फा और -4 इक्वल्स टू 0, यानी 3 अल्फा एक तरफ कर दें, 4 इधर लें, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। 2 इसके पार्ट्स हैं, एक मैंने करवा दिया, एक आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 तक हमारा ये काम हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोगों के पास बुक होगी, आप बुक से भी देख लें उसको, और मैं इसको यहाँ लिखता हूँ इतनी देर में ताकि फिर हम इसको सॉल्व कर सकें। अच्छा जी, अब हम कर ये रहे हैं कि यहाँ लिखा था मैंने क्वेश्चन, उसमें हमने देखा है कि AC और CB का डॉट जो है वो 0 है, आपने पहले नोट किया होगा। उसके लिए मैंने ये दोबारा ABC यहाँ लिखे हैं ताकि एक बार हम इसको प्रॉपर देख के कर सकें। AC वेक्टर अगर हमने बनाना है तो A से C है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ये लिख दिया मैंने। और अगर CB बनाना है हमने तो C से हम अगर B की तरफ जाएंगे तो x2 - x1 ये हो गया, y2 - y1 ये हो गया, और z2 - z1 ये हो गया आपके पास। वेक्टर दोनों आपके साथ चुके हैं 9। अब हम जानते हैं कि हमने ये कहा था कि AC का और CB का जो डॉट है वो क्या है, 0। रीज़न क्या थी, मैंने डायग्राम यहाँ बनाई थी, मैंने अभी इरेज कर दी है। डायग्राम आपको याद होगा, मैंने इस तरह की बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि ये A है, ये C है और ये B है। राइट एंगल C पे था, तो AC और CB का चूँकि आपस में रिलेशनशिप है कि AC और CB आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो AC और CB का डॉट हमने क्या रखा था, 0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा जो हम अननोन फाइंड करना चाह रहे हैं। सो इम्प्लाइज, यहाँ लिख लेते हैं AC और डॉट CB इक्वल टू क्या है, 0। अब AC की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, ये है हमारे पास -i प्लस 3j और प्लस zk, और ये CB है हमारे पास -2i प्लस 0j, लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन लिख लें फिर भी, और प्लस आ जाएगा 1 - z के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब i वाला i से मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू -2, j वाला j से मल्टीप्लाई करें और k वाला जो है वो k से मल्टीप्लाई करें, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये देखें बनेगा z - z। अब सिंपल ये कैलकुलेशन है, ये आपके पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, z² - z -2 = 0। मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, z² -2z प्लस z -2 = 0। z कॉमन लें तो z -2। अब ये जो इसलिए मैं स्पीड से करूँगी, ये आसान सा काम है, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, और ये फैक्टराइजेशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्यों आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। अब आप दोनों का 0 करें प्रोडक्ट, तो z -2 = 0 और z + 1 = 0। यहाँ से z आ जाएगा 2 और यहाँ से z आ जाएगा -1। ये दो आ गई z की वैल्यूज़। थोड़ा सा इनको प्रोमिनेंट कर दिया करें ज़रा अपने समझने के लिए। बॉक्स पर आप बना लिया करें, ब्लू या ब्लैक मार्केट से, ग्रीन रेड नहीं यूज़ करना आपने। यहाँ चूँकि हम थोड़ा सा आपकी विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए समटाइम रेड और ग्रीन यूज़ करते हैं, पेपर में कभी आपने ग्रीन या रेड पेन यूज़ नहीं करना होता। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो 2 कलर अवेलेबल होते हैं, ब्लैक और ब्लू, उनसे ज़रा थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया करें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ आज के लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।